Hello friends, we are discussing about the atmosphere of the earth. इसमें हमने सारे लेयर्स को डिस्कस किया है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। और आयनोस्फियर को हम लोगों ने बताया कि यहाँ पर आयनिक लेयर्स होते हैं और ये जो आयन्स हैं कब तक एग्जिस्ट करते हैं, टिल द हाई इंसोलेशन इज अवेलेबल फॉर द लाइट एटॉमिक मॉलिक्यूल। हल्के परमाणुओं के लिए जब तीव्र सूर्य तप उपलब्ध है आयन मंडल में, तो वो आयन की अवस्था में रहते हैं। तो यानी आयन हमेशा नहीं रहते हैं। दिन के समय आयनिक लेयर्स अधिक स्ट्रांग और सशक्त होती हैं, जबकि रात के समय ये इन पर इंसोलेशन इतना उपलब्ध नहीं होता है, तो ये लेयर्स जो होती हैं वो वीक पड़ जाती हैं या अनस्टेबल हो जाती है। तो यहाँ बहुत सारी आयनिक लेयर्स होती है आयन मंडल में, जिसमें निचली परतें कम इंसोलेशन रिसीव करती हैं और ऊपर वाली जो आयनिक लेयर्स हैं आयन मंडल में ही, मान लो ये आयनोस्फीयर है, ये हो गया मीजोपॉज और ये हो गया आयनोपॉज। नीचे यहां क्या होगा, मीजोपॉज के मीजोस्फीयर, नाउ कनेक्ट। आयनोपॉज के जस्ट अब क्या होगा, एक्सोस्फीयर, अब बात आती है यहां पर लेयर्स की। अब इस तरह से ये आयनिक लेयर्स होंगी आयनोस्फीयर में। ये जो निचली लेयर्स हैं ये कैसी होंगी, अनस्टेबल, और ये जो लेयर्स होंगी वो हमेशा आयनिक स्टेट में रहेंगी, स्टेबल। तो ये कब एग्जिस्ट करते हैं आयनिक लेयर, आयंस के फॉर्म में। आयंस एग्जिस्ट डे आवर्स, दिन के समय, और रात में ये आयंस डू नॉट एग्जिस्ट, नहीं रह पाते नाइट आवर्स। जब दिन के समय है तो अगर ये रेडियो वेव्स गई दिन में, मीडियम वेव्स देखा होगा, रेडियो में दो प्राइमरली बैंड होते हैं, मीडियम वेव्स और शॉर्ट वेव। तो मीडियम वेव्स यहीं से रिफ्लेक्ट होके नीचे आ जाते हैं। इसीलिए रेडियो में जो मीडियम वेव्स वाला बैंड होता है वो दिन के समय बड़ा इफेक्टिव होता है। ये डे आवर्स की बात हो गई। अब ये मीडियम वेव है तो वेवलेंथ इसकी मीडियम है, ना बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है। लेकिन अगर यहीं शॉर्ट वेव ले लिया जाए तो शॉर्ट वेव की वेवलेंथ बहुत कम होती है एंड इट गोज फॉर ग्रेटर हाइट इनटू आयनोस्फीयर, और ये आयन मंडल में और ऊंचाई तक जाती है। ये SW वेव्स कहे जाते हैं। ये तो ये अगर हम शॉर्ट वेव पर रेडियो चलाते हैं तो दिन के समय रेडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि शॉर्ट वेव को पहुंचना होता है अपर लेयर्स तक, और रात के समय ये लेयर्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आसानी से पहुंच जाते हैं और आते हैं। इसलिए आप लोगों ने दिन के बजाय रात में शॉर्ट वेव्स बड़ा अच्छा चलता है, और दिन और रात ये परमानेंट लेयर्स रहती हैं, आयंस की स्टेबल लेयर हैं। इसीलिए पुलिस का जो वायरलेस है
वो भी शॉर्ट वेव पर होता है। ये परमानेंट आयनिक लेयर्स हैं, टॉप वाली ऊपर, इनसे चलता है। तो अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि एग्जैक्ट ये लेयर का नाम क्या है, लेयर इज, सबसे ये बिल्कुल जो मीजोपॉज से शुरू होती, दिस इज डी, देन देयर इज द, कहीं ई होती है कभी नहीं, तो स्पोरेडिक ई, एफ एंड जी। सो दिस इज द एफ लेयर, यानी पुलिस का वायरलेस या हमारे जो शॉर्ट वेव्स होते हैं रेडियो के, वो किस किस लेयर के द्वारा उनके सिग्नल वापस धरती की ओर भेजे जाते हैं, वो एफ लेयर है। दैट इज एफ लेयर, एफ लेयर, बिकॉज इट इज परमानेंट लेयर। जबकि मीडियम वेव्स वगैरह हमारे किससे चलते हैं, ई लेयर से चलते हैं। तो यहां पर जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा हाई होगा इन दोनों में, क्योंकि इनकी ऊंचाई ज्यादा है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ई यानी आयनोस्फीयर में टेम्परेचर हाइट बढ़ने पर बहुत तेजी से बढ़ता है। तो यहां हाई टेम्परेचर होगा, वेरी हाई। यहां हाई टेम्परेचर होगा कब, जब केवल दिन है तब, रात में नहीं होता। इसीलिए जो नीचे की लेयर्स होती हैं वो रात के समय डू नॉट एग्जिस्ट मींस एब्सेंट रहती है। क्लियर हो गया इस बात को। एक्सोस्फीयर बहुत ही नेग्लिजिबल मास वाला है और उस सब में एक तरीके से वो उसकी उच्चतम सीमा निर्धारित नहीं है। तो हम लोगों के जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो सब कहां स्थापित होते हैं, एक्सोस्फीयर में, बाह्यमंडल में। तो एक ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। संचार उपग्रह, एवं दूर संवेदी उपग्रह, बाह्यमंडल, क्योंकि बाह्यमंडल की कोई अपर लिमिट नहीं है। बाह्यमंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो कौन कौन से हमने सैटेलाइट्स बताए हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, नाम सुना होगा जैसे जी सेट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एंड नाम सुना होगा लैंड सेट है, ओशन सेट है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ये हैं लैंड सेट और ओशन सेट, जो हमें रिसोर्सेस यानी पृथ्वी सतह के संसाधनों की जानकारी देते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इन्हीं को हम दूर संवेदी उपग्रह भी कहते हैं। आर प्लेस्ड इनटू एक्सोस्फीयर। तो अब हम लोग जानते हैं यहां पर एक बात बहुत स्पष्ट है, क्या कि जो सैटेलाइट हमारे जो जाते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में, वो सभी समान ऊंचाई पर नहीं जाते हैं। ये मान लो अर्थ है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के से बाहर यानी अंतरिक्ष में अगर है, तो दो मोटे मोटे ऊर्जा स्तर यानी ऑर्बिट बताए जाते हैं, टू एनर्जी लेवल। वन लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, इसमें जो सैटेलाइट होता है
वो अब कितनी हाइट मैक्सिमम हो सकती है इक्वेटर ऑफ अर्थ से? इट इज 1000 किलोमीटर। इसे हम कहते हैं LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो LEO स्टैंड्स फॉर लोअर अर्थ ऑर्बिट। अब इनकी जो हाइट है सुविधा अनुसार हम लोग इनको रख सकते हैं 500, 550, 700, 900, और यहां पर इनका एक सर्कुलर ऑर्बिट में ये परिक्रमा इनसे करवाई जाती है। चाहते तो ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में ही रहें, लेकिन जिसे ऑर्बिट रेजिंग कहा जाता है, कक्षा उन्नयन के द्वारा इस एलिप्टिकल ऑर्बिट को सर्कुलर ऑर्बिट में बदल दिया जाता है। तो जब एलिप्टिकल ऑर्बिट को हम सर्कुलर ऑर्बिट में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं कक्षा उन्नयन, यानी ऑर्बिट रेजिंग। ये होता है जिससे कि मान लो अभी यहां पास में था तो ये पेरिजी था, और ये अधिकतम दूरी थी तो ये एपोजी था। उपभू और अपभू आपने सुना होगा। अप मीन्स बहुत दूर, उप मीन्स निकट। तो उपभू और अपभू में अभी अंतर है। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द पेरिजी एंड एपोजी फ्रॉम द अर्थ। तो अर्थ से पेरिजी और एपोजी का बहुत बड़ा अंतर है। अगर इस अंतर को हम मिनिमाइज कर दें तो ये एलिप्टिकल जो ऑर्बिट है, दीर्घ वृत्ताकार जो कक्षा है, ये वृत्ताकार कक्षा में बदल जाएगी, और इस प्रक्रिया को ऑर्बिट रेजिंग यानी कक्षा उन्नयन कहते हैं। कक्षा को उन्नत कर दिया गया है, उठा दिया गया है, ये कहा जाता है इसे ऑर्बिट रेजिंग। तो ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो भू निकट कक्षा में जो परिक्रमा करते हैं, अर्थ मीन्स भू, नियर मीन्स निकट, तो जो भू निकट कक्षा में, लोअर अर्थ ऑर्बिट में, निचली भू कक्षा में जो परिक्रमा उपग्रह करते हैं, उन उपग्रहों को क्या कहा जाता है? दूर संवेदी उपग्रह। अब ये सभी 400 किलोमीटर से ऊपर ही रहते हैं, इसीलिए, और 400 किलोमीटर पर आयन मंडल समाप्त है। तो कौन सा मंडल होता है 400 किलोमीटर की हाइट के बाद? बाह्य मंडल। तो दूर संवेदी उपग्रह किसमें हो गए? बाह्य मंडल में। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में जो रहते हैं सैटेलाइट्स, दूर, दूर को क्या कहते हैं? रिमोट। और जो जानकारी ले दे सके यानी सेंसेशन, तो सेंसेशन से शब्द बना है सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग है क्या? अर्थ की परिक्रमा कर रहे हैं तो सैटेलाइट हैं। तो जो कोई भी पिंड अगर किसी ग्रह की परिक्रमा करता है तो वो उपग्रह कहा जाता है। तो दीज आर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसी तरीके से अगर हम अर्थ से और इक्वेटर से दूर चले जाएं, कितना दूर चले जाएं, तो जितना हम दूर जाएंगे हमारी जो परिक्रमा होगी वो उतनी ही दूर हो जाएगी, और उपग्रह को उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। अब हम बहुत दूर चले गए तो ज्यादा वक्त लगेगा। अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें कि इतना वक्त लगे जितना कि अर्थ को अपने एक्सिस पर घूमने में लगता है, रोटेट करने में, तो कितना वक्त लगता है अर्थ को अपने एक्सिस पर घूमने में? 24 आवर्स, 24 घंटे लगते हैं। तो अगर इसको परिक्रमा करने में किसी सैटेलाइट को 24 आवर्स लग जाएं, हम इतनी दूरी पर लगा दें, तो उसका परिक्रमण काल उपग्रह का पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर हो जाएगा। ऐसे उपग्रहों को भूतुल्यकालिक उपग्रह या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे? जियोसिंक्रोनस। तो इस ऑर्बिट का जो नाम पड़ता है, जो बहुत दूर है, कितनी दूर है अभी आपको बताते हैं, इसी को हम कहते हैं अपर अर्थ ऑर्बिट। अपर अर्थ
ऑर्बिट ऊपरी भूकक्षा, अब बात आती है कि कितनी है ये। अगर हम कैलकुलेट करके इस हाइट को देखें तो अर्थ के इक्वेटर से ये जो डिस्टेंस है इट इज ऑलवेज मोर देन 20,000 किलोमीटर, लेकिन फिर भी जो एवरेज लिया गया है इट इज 36,000 किलोमीटर होना चाहिए। कितना? 36,000 किलोमीटर। क्योंकि वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा हम कह ही नहीं सकते, 10,000, 11,000, 20,000, 50,000। वी don't have defined the upper limit of exosphere. That's why these geosynchronous satellites are also housed in the exosphere. Now clear? तो ये ऊपरी भूकक्षा हो गई। और ऊपरी भूकक्षा में जो उपग्रह होते हैं, इसके जो उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट हैं, उन्हें हम भूतुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं। इन्हीं से हमारा टेलीविजन, सेल फोन ये सब चलता है। इसलिए इन्हें हम संचारी उपग्रह भी नाम देते हैं, भूतुल्यकालिक उपग्रह या संचार उपग्रह। What is name of these satellites housed in the upper orbit? भूतुल्यकालिक उपग्रह या संचार उपग्रह, इनको हम लोग नाम देते हैं। यानी ये जो सैटेलाइट हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहे गए। कम्युनिकेशन, संचार उपग्रह। और इन्हीं कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ही नाम क्या होता है? भू मीन्स जियो, सिन मीन्स तुल्य, समय को, काल को क्रोनस कहते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब ये सेंटेंस आपका एक्सप्लेन हो गया होगा, जो हमने आपसे कहा था कि ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो सैटेलाइट किस स्फीयर में होते हैं? एक्सोस्फीयर में होते हैं। और एक्सोस्फीयर, अब हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? वायु का संगठन, यानी कंपोजिशन ऑफ द एयर, या वायुमंडल का संगठन। और इसे भी आप लोग फैक्ट की तरह पढ़ लेते हैं। और फैक्ट से सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, कौन सी गैस अधिक है, कौन सी गैस कम है। तो अभी तक परतें पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वायुमंडल की संरचना। अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैस कितनी है, तो इस जानकारी को क्या कहेंगे? कंपोजिशन, संगठन, कंपोजिशन ऑफ द एयर और एटमॉस्फेयर। अब जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है वो? नाइट्रोजन है। और तो अगर हम देखें कि जो भी वायुमंडल का आयतन होगा उस आयतन में कितनी जगह नाइट्रोजन घेरे हुए है, तो 78.08%। तो यहां जो बात हुई जरा लिखें। वायुमंडल में शुरुआत में भी हमने आपको बताया था, विविध गैसें
तथा जल वाष्प एवं धूल कण उपस्थित रहते हैं। Various gases and water vapor चाहे तो यहां तथा हटा दें, दो बार तथा या एवं यूज नहीं करते। तो विविध गैसें, जल वाष्प, वाटर वेपर and dust particles are present. ये चीजें हैं। अब इनमें जो भी प्रेजेंट हैं उसमें कुछ की जो मात्रा है और जो उनकी हिस्सेदारी होती है वायु में, वो समय और स्थान के अनुसार बहुत ज्यादा बदलती है, जैसा कि जल वाष्प और धूल कण। लिख ले। किंतु जल वाष्प एवं धूल कण समय तथा स्थान के अनुरूप परिवर्तनशील हैं। वाटर वेपर and dust particles are variable with time and place। और जो समय और स्थान के अनुरूप बदलता है उसे हम बोलते स्पेसियो टेम्पोरल वेरिएशन। तो इनमें समय स्थानिक परिवर्तन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अन्य जो संघटक हैं जो इसमें पाए जाते हैं, तो उनमें कुछ ऐसे संघटक हैं जिनकी जो मात्रा है वो बदलती है, लेकिन बहुत लंबा समय लेती है। तब तक कि वो नहीं बदलते जब तक कि जलवायु परिवर्तन ना हो जाए। तो जब तक एक जैसी जलवायु है किसी जगह पर, जलवायु का मतलब हम मौसम नहीं कह रहे हैं, मौसम जो बदलता है कि अभी 1 घंटे में भी मौसम बदल सकता है, जगह बदलते ही मौसम बदल सकता है। तो मौसम बदलने वाली जो चीजें हैं वो वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल के द्वारा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि अगर किसी जगह पर वाटर वेपर बदल जाए या धूल कण बदल जाए या उनके प्रतिशत में परिवर्तन आ रहा है, तो इट मीन्स वहां पर मौसम बदल रहा है। तो धूल कण और डस्ट पार्टिकल का ये जो परिवर्तन स्थान स्थान पर समय समय पर होता है, इसे हम वेदर चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम वेदर चेंज कहते हैं। धूल कण एवं जलवाष्प में
समय तथा स्थान के अनुरूप हुआ परिवर्तन मौसम परिवर्तन है। कहते हैं अभी धूप थी, अब बादल हो गए, तो इसका मतलब है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ गई और वो संघनित हो गई। और जब जलवाष्प की मात्रा कम हो गई और जलवाष्प संघनित न होकर के विरल है, तो सूर्य प्रकाश धरातल तक पहुंच रहा है, तो धूप खिली हुई है। तो इस तरीके से जो जलवाष्प धूलकण के जो परिवर्तन हैं, वो हमारे दैनिक मौसम परिवर्तन को इंगित करते हैं। लेकिन वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी गैसें भी हैं जिनमें उनके प्रतिशत में जल्दी से कोई परिवर्तन नहीं आता, और यदि परिवर्तन आ जाए तो इट मीन्स वो जलवायु परिवर्तन है। क्या हो जाएगा? वो जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। तो अब इन सारी बातों को हम लोग बड़ा गौर से संभाल के लिख सकते हैं कि वायुमंडल के संघटकों को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर or the atmosphere can be divided into two types, variable and non-variable। यानी वायुमंडल के संघटकों को हम जो अचर हैं, जो नहीं बदलते हैं, और जो चर हैं, जो बदल जाते हैं, उनमें बांट सकते हैं। तो अब जरा देखें, तो जो बदलते नहीं हैं और यदि वो बदलें तो इट मीन्स कौन सी प्रक्रिया शुरू हो गई? जलवायु परिवर्तन की। तो अगला जो पॉइंट होगा वो इंपॉर्टेंट यही पॉइंट होगा कि अभी हम लोगों ने क्या लिखा था हिंदी में कि धूल कण एवं जलवाष्प में समय तथा स्थान के अनुरूप हुआ परिवर्तन मौसम परिवर्तन है। तो इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, द वेरिएशन into water vapor and dust particles water vapor and dust particle with time and space means place, with time and place is weather change। इससे हम वेदर चेंज कहते हैं। तो वेदर बहुत अस्थायी घटना होती है क्षोभ मंडल की, ये वेदर चेंज हो गया। अब बात आती है जिस पर हम लोग जाना चाहते हैं। क्या बात हुई? बात ये हुई कि वायुमंडल के जो संघटक हैं उन्हें हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर और एटमॉस्फेयर। एयर या एटमॉस्फेयर के संघटक हमने दो में बांटे। एक वो जो जल्दी से नहीं बदलते जब तक कि जलवायु परिवर्तन ना हो जाए, ये हैं अचर। और ये हैं चर। तो अचर मतलब जो बदलते नहीं हैं, नॉन वेरिएबल्स।
इन्हीं को दूसरा नाम हम लोग दे देते हैं परमानेंट। यानी अचर को स्थायी संघटक भी कहा जाता है। और चर को हम अस्थायी संघटक यानी वेरिएबल्स कहते हैं। ये स्थिति हुई। तो दो वर्गों में हम लोगों ने इनको बांट लिया। तो जब हम बात करते हैं अचर यानी नॉन वेरिएबल्स की, तो इनमें जो आते हैं, यहां नोट कर लें, नाइट्रोजन, आप लोग सिंबल से भी इसको पहचानते हैं, N2, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, सिंबल है नियोन का N, हीलियम का H, क्रिप्टन, जिनॉन, हाइड्रोजन, ये हुआ। तो ये ऐसे हो गए जिनमें अगर हम याद रखें तो इनमें कोई भी 1 या 2 नहीं लिखा है, जितने भी हैं। देखो यहां 2 लिखा है, 2 O2 N2, फिर ये CO2, यानी ये 2 एटम है, यहाँ नाइट्रोजन के, यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ आर्गन का 1 एटम है, यहाँ कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं। बाकी इन सभी में आप चलते चले आए तो 1-1 हैं, और हाइड्रोजन के 2 मिले। तो अगर देखा जाए तो हम लोग एक को क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक, एक परमाणु वाले। जब 2 हों तो डाई एटॉमिक, 2 परमाणु वाले, और जब 2 से ज्यादा हों तो ट्राई या पॉली एटॉमिक। अब ये इतनी लंबी लिस्ट है, इस लिस्ट को याद नहीं रखना है, भूल जाओगे कौन कौन से परमानेंट हैं। तो जिनके केमिकल फार्मूला में 1 एटम हो, वो मोनो एटॉमिक हो या वो डाइएटॉमिक हो, वो सभी परमानेंट है। मोनो एटॉमिक एंड डाइएटॉमिक, all the gases present into atmosphere are permanent gases। ये सभी परमानेंट गैसेस हैं, सिवाय एक पॉलीएटॉमिक है जिसमें 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक,
ये स्थिति बनी। तो अब हम लोगों ने याद कर लिया इनको। अब बचे कौन कौन से जो आपने नाम सुने होंगे कि जो बदलते ही रहते हैं। इनमें बात आएगी किसकी? जैसे वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल यानी धूल कण, मीथेन जिसका फार्मूला CH4 होता है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन तो 5 हो गए। देखो, ओजोन, ये हैं, ये ऐसे संगठक हैं जिनकी मात्रा बदलती रहती है। पूरे वायुमंडल में जो सबसे कम मात्रा में है, लीस्ट, सबसे कम मात्रा में जिसकी प्रतिशतता है, लीस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का सबसे कम मात्रा में जो उपलब्ध है वो है ओजोन। और वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है वो है नाइट्रोजन। अब हमारे अगर ये क्वेश्चन बनता है कि ज्यादातर जो स्थायी गैसें हैं वो किस प्रकार की गैसें हैं? वो स्थायी गैसें हैं आपकी मोनो एटॉमिक, एक परमाणु वाली, या डाई एटॉमिक हैं। तो मोनो एटॉमिक में आपने देखा नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन, जिनॉन, ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं जो परमानेंट हैं। अब अगर डायटोमिक की बात आती है तो डायटोमिक में 2 लिखा होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आर्गन भी आपका मोनो एटॉमिक है। तो रेड से जो हमने टिक किया वो मोनो एटॉमिक है और जिस पर ग्रीन सर्कल किया है वो डाई एटॉमिक है। हो गया। वाटर वेपर भी अगर आप देखें तो क्या होता है, H2O, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। डस्ट पार्टिकल में तो बहुत सारे, कुछ भी हो सकती कंपोजिशन उसकी, मीथेन, ओजोन। तो ये स्थितियां हैं। यानी अब हम लोगों ने अब अपना यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा लिया ताकि इस लिस्ट को हमें रटने में ज्यादा दिक्कत ना हो। एक आइडिया हो गया कि ऑल द मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक गैसेस आर परमानेंट गैसेस, ओनली वन गैस दैट इज CO2। CO2 एक ऐसी परमानेंट गैस है जो कि मोनोएटॉमिक और डायटोमिक से बड़ी है, यानी उसमें 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। तो इन बातों का हम लोगों को ख्याल रखना होगा ताकि ये चीजें साथ में हमें याद भी होती जाएं। अब आता है कि मान लो इतने से काम नहीं चलना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और सबसे कम मात्रा में ओजोन, अगर हम ऐसा कह दें तो हमें कुछ क्रम भी पूछ लिए जाते हैं। तो परमानेंट गैसों का अगर हम क्रम देखें तो सबकी प्रतिशतता क्या है, लिख लो। वायुमंडल में उपस्थित स्थायी गैसों, वायुमंडल में उपस्थित स्थायी गैसों का आयतन के अनुसार अवरोही क्रम
the descending order of permanent gases into atmosphere किसके हिसाब से? बाय परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम कि वायुमंडल में किसने कितना आयतन घेरा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहां पर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा आयतन घेरे हुए है 78.08%, सबको पता है। देन ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड चौथे नंबर पर आती है, ये याद रखना है। अक्सर बीच में आर्गन को लोग भूल जाते हैं। 0.036%, नियोन 0.002%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टन 0.001%, xenon 0.00009%, then hydrogen 0.00005%। ये है। तो परमानेंट गैसों में सबसे कम मात्रा में कौन है? हाइड्रोजन। और अगर ये पूछ लिया जाए सभी गैसों में सबसे कम मात्रा में कौन है, तो ओजोन। इन सब चीजों को यानी कि जो मात्रा है, जैसे मीथेन है तो इसकी भी बहुत सूक्ष्म मात्रा है जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से अब आप लोग देख सकते हैं जो हमने लिखे हैं कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन है? नाइट्रोजन फर्स्ट रैंक पर है, सेकंड पर ऑक्सीजन, थर्ड पर आर्गन, फोर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड। इनको अब रटने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप इनका टोटल करना चाहें तो कितना टोटल हो जाएगा इन चार गैसों का? 13, 316, 6, that is 2, 10, 19, 13. नहीं, not right. This is 6, then 13, 16, 19.
9. Now 9 9 18 and 9. Then that is 78.996% हुआ. 999. Now correct, it is 99.996. तो जो बचा रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है? दैट इज 0.0004% में इतनी सारी गैसेस हैं और 4 गैसें मिलकर के 99.99% वायुमंडल का आयतन घेरे हुए हैं. ये इसका सीधा सा अर्थ निकला. तो जरा लिख लेते हैं. वायुमंडल का 99.996% आयतन केवल 4 गैसों के द्वारा घिरा हुआ है या धारण किया हुआ है. 4 गैसों ने कौन कौन सी गैसें हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन. हल्का तत्व है, इनर्ट है लेकिन गैसीय अवस्था में है. और CO2. इन 4 गैसों के द्वारा ये इतना घिरा हुआ है. क्लियर? अब बात आती है कि 99.996% volume of the atmosphere, entire atmosphere is occupied by only 4 gases nitrogen, oxygen, argon and CO2, and remaining 0.004% is by other gases. तो परमानेंट गैसों में सबसे कम मात्रा किस गैस की है? हाइड्रोजन की. एक अलग क्वेश्चन है. और वायुमंडल में सबसे कम मात्रा या आयतन किस गैस का है? तो टिक करेंगे ओजोन का. लेकिन ओजोन परमानेंट नहीं है, उसकी मात्रा बदलती रहती है क्योंकि उसका क्षरण और निर्माण चलता रहता है. तो ओजोन होल कब बन गया? क्योंकि जो ओजोन निर्माण की दर है वो धीमी पड़ी है और जबकि मानव की गतिविधियों के कारण ओजोन क्षरण की दर बढ़ी है. तो हम लोगों ने जो प्राकृतिक सिस्टम था उसको थोड़ा उलटना शुरू किया है जिससे ओजोन होल का निर्माण हुआ. और ओजोन बनती किससे है? तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से. तो ऑक्सीजन का उत्पादन पृथ्वी सतह पर गिरा है क्योंकि हमने हरे पेड़ पौधों को काटा है.
हम लोग जानते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे पादप ही प्रकाश संश्लेषण के पहले चरण में, जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, उसमें ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो इधर हम लोगों ने अपने ग्रीन कवर कम किए हैं, वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक अधिवासों से नष्ट किया है, उनके अधिवासों को अन्य गतिविधियों में हमने प्रयोग करना प्रारंभ किया है। तो इन सब के आधार पर हमने ऑक्सीजन के उत्पादन को कम किया, तो ओजोन का जो निर्माण दर है वो धीमा पड़ा। दूसरा, उसी के साथ औद्योगिक गतिविधियां चला करके हम लोगों ने क्या किया, और ओजोन को तोड़ने वाले जो एलिमेंट हैं उनको बढ़ावा दे दिया, जिसे हम लोग CFC के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने कहा था कि जो हमारे बेसिक चैप्टर होते हैं, अगर उनमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती तो आगे के जितने एडवांस चैप्टर हैं, क्लाइमेट चेंज है, इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन है, ये सब चीजें हमारी बहुत सहज और आसान हो जाती है। और जब हम इनको सडनली पढ़ना शुरू कर देते हैं, ज्योग्राफी के NCERT से इन चीजों को हम लोग नहीं समझते हैं। अब ये जो टेबल हमने आपको लिखाई है, ये NCERT की बुक का टेबल है, परमानेंट गैसेस वाला, लेकिन अब उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो इज ऑक्युपाइड बाय ओनली 4 गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। ये 4 गैसें हमने शामिल कर ली, जिनके पास ये आयतन ज्यादा है। अब इसी लिस्ट में अगर हम लोग फिर जाएं तो हमने आपसे कहा था जो रोज बदलते रहते हैं वो तो रोज का मौसम परिवर्तन है, वो वेदर चेंज है। लेकिन जो परमानेंट हैं, जिनमें से जल्दी से परिवर्तन नहीं आता, और अगर इनका प्रतिशत घटे या बढ़े, अब आपको बहुत ही स्पष्ट दिख रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता में वृद्धि हो जाए या कमी आ जाए तो ये साहब जलवायु परिवर्तन है। अगर CO2 एटमॉस्फेयर में कम हो जाए तो इसका अर्थ ये हो गया कि अब जो लॉन्ग वेव रेडिएशन धरती से जो वापस जाता है अंतरिक्ष की ओर, वो तेजी से जा पाएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों में CO2 नहीं है या कम है। तो धरती के औसत तापमान गिरने लगेंगे और धरती पर हिमयुग आ जाएगा। और यदि CO2 बढ़ जाए, यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन जो पृथ्वी से वापस अंतरिक्ष की ओर जाता है, अब उसको रोकने वाले ग्रीन हाउस गैसेस में अब वृद्धि हो गई है, तो अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन रुकेगा तो धरती के औसत तापमान में वृद्धि हो जाएगी। अगर औसत तापमान में वृद्धि होगी तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसीलिए CO2 में हुई वृद्धि किसकी सूचक है? ग्लोबल वार्मिंग की। और CO2 परमानेंट गैसेस की लिस्ट में है, और अगर इनमें कोई परिवर्तन होता है तो फिर उसे जलवायु परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। तो जो वायुमंडल की स्थायी या परमानेंट गैसेस हैं, अगर उनमें परिवर्तन हो तो जलवायु परिवर्तन, और यदि वायुमंडल की अस्थायी यानी कि वेरिएबल गैसेस में परिवर्तन होता रहता है तो उसे हम मौसम परिवर्तन कहते हैं। अब जलवायु परिवर्तन से भी मौसम परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। तो जलवायु क्या है और मौसम क्या है? तो जैसे हम लोग किसी बुक को पढ़ते हैं तो हम बुक में अगर हम नॉवेल यानी उपन्यास की बात करें तो उसमें कई एक्ट होते हैं, उसके पार्ट होते हैं। तो हमने पार्ट 1 पढ़ा, वो एक गतिविधि हो गई, तो वो एक दिन का मौसम हो गया। दूसरा पार्ट पढ़ा, वो दूसरे दिन की गतिविधि हो गई। लास्ट में उस उपन्यास या नॉवेल का जो निष्कर्ष निकला वो साहब जलवायु है। तो तापमान और आर्द्रता, वनस्पतियां, इन सब में परिवर्तन आता रहता है, लेकिन एक दीर्घकालिक औसत अगर हम निकाल लें तापमान का या आर्द्रता का, तो उसका हमको स्टैटिक्स का यूज करना पड़ेगा, सांख्यिकी का, तो उसी को हम जलवायु कहते हैं। तो क्लाइमेट या जलवायु क्या होती है
कि साल भर की या दीर्घकालिक मौसम गतिविधियों का सांख्यिकीय सार, statistical sum of the weather phenomena of a long period of time known as the climate. क्लियर है? सब चीजें वही, लेकिन थोड़ा कहने में और समझने में जो कंसेप्ट है वो थोड़ा हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो अब हम लोग यहां जिस सेंटेंस पे हम जाना चाहते हैं उस पर पहुंचेंगे। तो हमने आपको क्या बताया कि एक सेंटेंस ये इंपॉर्टेंट हो गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें लिखना है वो क्या है, यदि परमानेंट यानी स्थायी गैसों की मात्रा या आयतन कुछ भी बदले, मात्रा बढ़ेगी तो आयतन भी बढ़ेगा, मात्रा या आयतन बदलता है तो इसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। ये जलवायु परिवर्तन कहा जाएगा। If the amount oblique volume, दोनों में से कुछ भी बदले, of the permanent gases changes with time it is called climate change. तो इसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं, क्लाइमेट चेंज। तो बताना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल तो ऐसा उदाहरण दें जो सबको तुरंत समझ में आ जाए। चेंज इनटू CO2 अमाउंट एंड वॉल्यूम। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अथवा आयतन में परिवर्तन, तो अगर CO2 की मात्रा या आयतन बदल रहा है तो इट मीन्स अगर कम हो जाए तो धरती पर हिमयुग, और अगर CO2 बढ़ जाए तो धरती पर प्लावन युग, यानी कि हिमानियों के पिघलने से प्रभुत मात्रा में जल पृथ्वी सतह पर उपस्थित हो जाता है। तो इस समय CO2 अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि जो हिमानियां वगैरह होंगी, जो पर्वतों के शिखरों पर आइस कैप्स हैं या पोल पर हैं, वो पिघलना शुरू कर देते हैं, जिससे हम कहते हैं कि हिमानियां यानी ग्लेशियर्स सिकुड़ रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ। अब ये CO2 आता कहां से है, ये सब चीजें हम लोग एनवायरमेंट, पोल्यूशन और उसमें डिस्कस करते हैं। लेकिन वायुमंडल के संगठन ने हमें इसके कई बेसिक कंसेप्ट समझा दिए, और इन बेसिक कंसेप्ट्स के आधार पर हम लोग ये समझ पाए कि वास्तव में हम वायुमंडल का संगठन वाला चैप्टर पढ़ते क्यों हैं। Why do we study the composition of the air or atmosphere in our syllabus? So this is the basic knowledge, but it play the very crucial role. ये एक बहुत ही
आधारभूत ज्ञान है, लेकिन ये बड़ी हमारी निर्णायक भूमिका निभाता है आगे के एडवांस टॉपिक को समझने और पढ़ने में, ताकि हम मेंस में लिख पाए। तो इफ वी डोंट emphasize over these basics, our knowledge or the notes prepared for the mains are not balanced, they are in the state of the hanging or oscillation। इसीलिए वो लटके होते हैं, और जब क्वेश्चन ट्विस्ट होता है तो हमारी दिमाग की साम्यावस्था हिल जाती है और हम क्वेश्चन नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने आधार से जुड़े हुए नहीं रहते और उसी के साथ ऑसिलेट हो जाते हैं। So the time period you have decided as a preparation, the 6 month, 9 month, या round the year with the DSC ध्येय के साथ आप जुड़ गए हैं, तो वो उसमें अध्ययन ही करिए, समझिए, और जब लगे कि हमने जिस टॉपिक को समझ लिया है उस पर क्वेश्चन करिए, देखते चलिए ठोक ठोक के कितना कर पा रहे हैं। कौन सी बात नहीं समझ में आई है तो हो सकता है वो अगले चैप्टर से लिंक हो वो लाइन, और हम उसे रिलेट ना कर पा रहे हो। तो पेशेंस एंड परजीवरेंस दोनों बड़ी जरूरी चीजें हैं सिविल सेवा के लिए, जो हमें मेन स्ट्रीम में फाइट में हमेशा बनाए रखते हैं। और अगर इसी पर हम थोड़ा अपना IQ लगा लें तो फिर सीट पक्की। तो अब हम लोग ने एग्जाम्पल लिख लिया CO2 की मात्रा। अगर हम अपनी पुरानी किताबों पर जाएं तो वहां जो CO2 की जो प्रतिशत मात्रा लिखी होगी और जो यहां हमने आज आपको CO2 की जो प्रतिशत मात्रा लिखाई है, उसमें थोड़ा सा आपको अंतर मिलेगा। ये यहां पर हमने लिखाया 0.036% दिस वन। और अगर बहुत 20 साल पुरानी जो NCERT होगी उन टेक्स्ट में जब आप चले जाएंगे तो वहां लिखा होगा 0.033%। ये ओल्ड एडिशन में होगा, क्योंकि अब जो 2012 में IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने जो डेटा दिए हैं वो बच्चों की टेक्स्ट बुक में पब्लिश होकर आ रहे हैं, छप कर आ रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ द स्लाइट डिफरेंस यू में ऑब्जर्व दिख सकता है। और देखा भी है कि हम लोग कहा भी जाता है कि CO2 के प्रतिशत मात्रा में वृद्धि हो रही है, अर्थात जलवायु परिवर्तन से हम गुजर रहे हैं। तो पहले कितना था, 0.033 था, अब है ये 0.036%. This slight rise in the CO2 is the indicator of the climate change. और जलवायु परिवर्तन हमारे पर्यावरण का एक गंभीर मुद्दा और चुनौती है, जिस पर हम लोग डिस्कस टॉपिक आने पर करेंगे। तो जो अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया या पढ़ा, तो अगर उन चीजों पर जाएं तो अब जो अगला टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा, धरती पर जिससे सारी गतिविधियां होती हैं, ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस आर अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी एंड द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी इज इंसोलेशन। तो पृथ्वी सतह पर होने वाली सभी जैविक, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का जो मूल ऊर्जा स्रोत है वो है सूर्य तप, सूर्य से आने वाला तापमान, जो कि विकिरण ऊर्जा के रूप में आता है, रेडिएशन फॉर्म में आता है। क्योंकि ऊर्जा या हीट कितने रूपों में चलती है, तो आपने सूर्य की किरणें देखी यानी विकिरण, किसी गर्म चीज को छू लिया, हाथ में लग गया तो कंडक्शन, डायरेक्ट टच से, दूर से आप आग ताप रहे हैं, गर्म धुआं या गैसें भट्टी से आ रही हैं और आपको उमस या गर्मी महसूस हो रही है, कन्वेक्शन। तो मूलतः अगर देखा जाए तो जो ऊष्मा का संचरण होता है वो तीन प्रक्रियाओं से होता है,
और सूर्य से आने वाली ये ऊष्मीय ऊर्जा हमको विकिरण के रूप में मूलतः मिलती है, इसीलिए इसे हम सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन कहते हैं। और अन्य शब्दों की भी हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, जिसे हम कहेंगे सौर विकिरण एंड इंसोलेशन, यानी सूर्य तप। सौर विकिरण एवं सूर्य तप। सोलर रेडिएशन। सूर्य हम लोगों से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और बीच में ये बहुत बड़ी दूरी है जिसे हम वैक्यूम या निर्वात कहते हैं। और ऊर्जा या ऊष्मा अगर वैक्यूम या निर्वात में चल ले तो वो क्या है? विकिरण है, रेडिएशन है। यानी कि सूर्य से जो ऊर्जा मूलतः हमें मिलती है वो रेडिएशन है। तो द न्यू चैप्टर is solar radiation and insolation। ये अब देखा जाए वस्तुतः दोनों एक ही है। जो धरती तक जो हिस्सा सोलर रेडिएशन का हमें मिलता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, उसे हम लोग इंसोलेशन कहते हैं। और जबकि सूर्य सतह पर जो विकिरण की अमाउंट उत्पन्न होती है, दैट इज सोलर रेडिएशन। सो इंसोलेशन इज अ पार्ट। तो सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर पर उत्पन्न विकिरण ऊर्जा को हम सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य की सतह, सूर्य की सतह को हम क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर पर उत्पन्न विकिरण ऊर्जा को सौर विकिरण कहा जाता है। द रेडिएशन एनर्जी generated at the surface of sun सरफेस ऑफ सन को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर सरफेस ऑफ सन, फोटोस्फीयर। तो रेडिएशन एनर्जी जनरेटेड एट द सरफेस ऑफ सन is known as solar radiation। इसे हम सौर विकिरण कहते हैं। द फ्रैक्शन ऑफ सोलर रेडिएशन रीचेस एट द अर्थ, और इस सोलर रेडिएशन का एक अंश पृथ्वी तक पहुंचता है। दैट इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन। सौर विकिरण
कि वह मात्रा जो पृथ्वी सतह या पृथ्वी तक पहुंचती है, सूर्य तप कहलाती है। The fraction of solar radiation which reaches up to Earth is called insolation. तो क्या है सूर्य तप? आपतित सौर विकिरण को व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो सूर्य तप बराबर आपतित मीन्स आया हुआ। ऐसे तो बहुत सारे ग्रहों तक सूर्य का प्रकाश जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। आपतित सौर विकिरण ये है इंसोलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन यहां से बना है इंसोलेशन, INSOLATION, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो आपतित सौर विकिरण है ये। चलिए तो ये तो अब अर्थ को जो सूर्य पर उत्पन्न हुआ विशाल मात्रा का एक सूक्ष्म भाग प्राप्त होता है। और अगर हम लोग अब अर्थ को यहां कहें कि ये अर्थ सरफेस है, पृथ्वी सतह हो गई और ये वायुमंडल हो गया, तो अब जो भी ऊर्जा यहां सन से आती है ये कह सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये क्या हो गया, ये अर्थ सरफेस है, this is the atmosphere, and this is the top of atmosphere.
तो जितना ये टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर पर आया है, इट इज व्हाट, इंसोलेशन। यही सूर्य तप है। ये है वस्तुतः क्या, जहां से चला तो वो सूर्य से चला, तो था क्या, सौर विकिरण। क्लियर? अब कभी पृथ्वी और सूर्य की दूरी घटती बढ़ती भी है, यानी एक बार पृथ्वी परिक्रमा करते हुए सूर्य के निकट जाती है तो उसे हम पेरिहीलियन कहते हैं, दूर जाती है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच कोण भी बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार जो इंसोलेशन है जो धरती तक पहुंचता है, वो विविध कारकों की वजह से परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। तो कितना होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट, ये बताने के लिए अब हमें सांख्यिकी का उपयोग करना पड़ेगा। तो कभी कम कभी ज्यादा, तो फिर औसत निकालना पड़ता है। तो औसत क्या कहता है कि 1.94 किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। तो एक वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक मिनट में 1.94 किलो कैलोरी ऊर्जा आती है, जिसे रफली लोग कह देते हैं 2 किलो कैलोरी। 2 किलो कैलोरी, 2 किलो कैलोरी भी कह सकते हैं। किसी बुक में आप 1.98 पढ़ लेंगे, किसी में 1.97, किसी में 1.94। तो ये जो डेटा हम लोग यूज करते हैं वो इसलिए किसी विवाद में ना रहे तो एनसीईआरटी के डेटा यूज कर लेते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स आर एग्री ऑन दिस फिगर। तो जिस फिगर पर अधिकांश क्लाइमेटोलॉजिस्ट एग्री हैं उसी को मान लेते हैं। तो हम लोगों ने कहा इट इज 1.94 किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ऐसा नहीं कि हमेशा इतना ही आएगा, कभी इससे कम तो कभी इससे ज्यादा। ये वास्तव में क्या है, एक सांख्यिकीय सार है। इट इज द स्टैटिस्टिकल सम। और जब हम इसे व्यक्त करते हैं तो यही 2 किलो कैलोरी पर मिनट पर मीटर स्क्वायर किस नाम से जाना जाता है, इट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। यही सौर नियतांक है। ये है सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट किसे कहा गया कि इंसोलेशन की वह औसत मात्रा जो प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर प्रति मिनट में पहुंचती है। कहां पर? पृथ्वी। तो पृथ्वी के प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर प्रति मिनट पहुंचने वाली सूर्य तप मात्रा को ही सौर नियतांक कहते हैं। तो व्हाट इज द सोलर कांस्टेंट? सौर नियतांक सूर्य तप की वह मात्रा जो पृथ्वी के
प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर एक मिनट में पहुंचती है। ये तो अब ये मात्रा हमेशा एक समान नहीं रहती। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन obtained by 1 meter square of the earth per minute is called solar constant। ये है साहब सोलर कांस्टेंट। It is variable due to various factors। यह मात्रा विविध कारकों की वजह से परिवर्तनशील है। बदलती रहती है, और जब कोई चीज बदलती है तो फिर औसत निकालना पड़ता है, जिसका औसत मान एक 1.94 किलो कैलोरी प्रति वर्ग मीटर प्रति मिनट निर्धारित किया गया है। तो जो मात्रा है वो वेरिएबल है। दिस अमाउंट ऑफ इंसोलेशन is variable due to various factors. The average value has been determined। कितना डिटरमाइंड है? It is 1.94 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। ये और इसीलिए इसको कहते हैं के, सोलर कांस्टेंट के। दैट्स वैल्यू इज 1.94 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मिनट। ये है वैल्यू इसकी। तो ये कहीं कम होगी, कहीं इससे ज्यादा होगी। समय और स्थान के अनुरूप ये परिवर्तन चलता रहता है, लेकिन सांख्यिकी ने कहा कि आप इतना मान लीजिए, और इसी वैल्यू को हम के यानी सोलर कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ। अब हम लोग एक बहुत बेसिक सी चीज समझते हैं जिसे लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड।
तो अगर ये अर्थ मान लिया जाए, दिस इज द अर्थ, ये हो गया। अब अगर हम इस अर्थ को हॉरिजेंटल सर्किल से बांटें, तो ये एक हॉरिजेंटल सर्कल गया, द लार्जेस्ट सर्किल ऑन द अर्थ सरफेस, जिसने अर्थ को दो बराबर भागों में बांट दिया, इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। इसने दो इक्वल पार्ट में अर्थ को बांट दिया, अंकों में इसे हम 0 डिग्री कहते हैं। अब इसी तरह से हम यहां तक पहुंच जाएंगे तो ये जो पॉइंट होगा इसे कहा जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, और इस पॉइंट को हम कहेंगे इधर की ओर 90 डिग्री साउथ। तो 90 डिग्री नॉर्थ को ही उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और इसको कहेंगे दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। इस तरीके से ज्योमेट्री का यूज हम लोगों ने कर लिया। अब इससे अगर हम यहां पर जाते हैं तो इधर उत्तर की ओर हम 23.5 डिग्री चले गए, तो दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही हम दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री चले जाते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ। इनको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो उत्तर में है कर्क रेखा, और इसको कहेंगे मकर रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये हो गया मकर रेखा। और ये है कर्क रेखा। अब यहीं पर हमने 90 से 23.5 कट किया तो 66.5 रह जाएगा। 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्किल। बेसिक चीजें आप सब लोग जानते हैं। और इधर अगर कट करके देखेंगे तो दिस इज एंटार्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री साउथ। So this entire part is known as the North Polar region and this entire part is known as the South Polar region. अब ये जो अर्थ है, अब सन की जो रेस होती है वो चलती है, तो मेनली अगर देखा जाए तो वर्टिकल रेज ऑफ सन ये इक्वेटर पर है। तो यहां थोड़ा कैसे हो जाएंगे स्लांट, यहां तक जा सकते हैं। अब पोलर रीजन पर अब सनरेज नहीं पहुंच सकते उस डेट को, जिस डेट को ट्रॉपिक ऑफ सनरेज आर वर्टिकल एट इक्वेटर। लेकिन अगर सनरेज यहां पर शिफ्ट हो गया, सन इस पर वर्टिकल हो गया, तो अब ये रेज नॉर्थ पोल तक पहुंचेंगी, लेकिन साउथ पोल पर अब डार्कनेस रहेगा। इसी तरीके से अगर सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हो जाएगा तब ये पहुंचेगा। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि इंसोलेशन की मात्रा दोनों गोलार्धों में और सभी अक्षांशों पर एक समान नहीं रहती। फिर भी हमने यहाँ पर लैटिट्यूड की बात की तो 0 डिग्री की बात की, फिर 23.5 की बात की, फिर 66 और 90। अगर इसके हम बीच ऐसे यहाँ खींचें तो कह सकते हैं दिस इज 40 डिग्री नॉर्थ। तो अगर यहां चले जाएं दिस इज 40 डिग्री साउथ। तो इस तरीके से अर्थ सरफेस को हमने कई लैटिट्यूड में बांट लिया
और लैटिट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो इंसोलेशन हमें सबसे ज्यादा कहाँ मिलना चाहिए, इस लाइन पर जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, यहां मिलना चाहिए। ये बात अलग है कि वहां बादल छाए रहते हैं, वो आगे समझाएंगे। और पोल पर हमें सबसे कम मिलना चाहिए, तो ये लीस्ट इंसोलेशन प्लेस हो गया। और ये भी लीस्ट वाला हो गया, दोनों पोल। क्यों ऐसा हो गया? सीधा इसका आंसर क्या है, ये है। देखो, अगर ये अर्थ सरफेस है तो यहां हम क्या कह सकते हैं, दिस लाइन इज 90 डिग्री नॉर्थ, दिस लाइन इज 90 डिग्री साउथ। अब सूर्य तब आ रहा है, ये सपोज दिस इज व्हाट द टॉप लिमिट ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये सूर्य तप यहां पहुंचा, तो अब सनरेज को यहां तक पहुंचने में जहां सबसे कम दूरी तय करके पहुंचेंगे वहां सबसे ज्यादा हीट मिलेगी, और जहां सबसे ज्यादा दूरी तय होगी वहां सबसे कम हीट पहुंचेगी। तो ये जो लाइन है जो हमने अभी ऐसे ब्लैक से आपको दिखाया है, तो इट इज व्हाट, इट इज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी की अपनी गोलाई है, पृथ्वी की गोलाई यानी वक्रता है। तो इट इज द कर्वेचर ऑफ अर्थ, जो बताता है कि पोलर रीजन जो होंगे, जो ध्रुवीय क्षेत्र होंगे, वो सबसे कम सूर्य तप प्राप्त करेंगे। लीस्ट इंसोलेशन ये इलाका, ये सबसे कम सूर्य तप का क्षेत्र होगा न्यूनतम। और अगर हम यहां आ जाएं तो ये बीचों बीच अर्थ को बांटने वाली लाइन है इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो दिस एंटायर रीजन इज ऑफ व्हाट, मैक्सिमम इंसोलेशन, ये होना चाहिए। और अगर हम इसी को अब और सिंपल करें तो पृथ्वी की वक्रता के कारण विषुवतीय क्षेत्रों में उच्च सूर्य तप और ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्न सूर्य तप पहुंचता है। जरा लिख लें इसको। पृथ्वी की वक्रता के कारण विषुवतीय प्रदेश उच्च सूर्यातप तथा ध्रुवीय प्रदेश निम्न सूर्यातप
प्राप्त करते हैं। ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, equatorial region receives high insolation while polar region receives low insolation. This all is due to कर्वेचर ऑफ अर्थ। ये पृथ्वी के अपने वक्रता की वजह से जो विषुवतीय प्रदेश हैं वो उभरे हुए होते हैं, और जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वो उभरे ना होकर के लगभग फ्लैट होते हैं, यानी सपाट जैसे हैं। तो ड्यू टू अर्थ कर्वेचर द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द अर्थ इज रिलेटिवली वल्ज्ड आउटवर्ड while the polar region are almost flat. तो इसको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हो सकता है कि पृथ्वी की वक्रता के कारण विषुवतीय प्रदेश उभरा हुआ है, जबकि ध्रुवीय प्रदेश सपाट हैं, फ्लैट हैं। तो ड्यू टू अर्थ कर्वेचर equatorial region is bulged outward while polar region are almost flat surfaces. तो ये है। अब बात आती है कि क्या यही एकमात्र कारक है जो कि पृथ्वी तक पहुंचने वाले इंसोलेशन को प्रभावित करता है? नहीं, कई कारक हैं जो कि सूर्य तापमात्रा जो पहुंचती है पृथ्वी सतह तक उसको प्रभावित करते हैं। तो हम लोग अब इस पर बात करेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंसोलेशन, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक।
और इस पर जो हम लोगों की चर्चा होगी वो अभी हम लोगों ने सिर्फ एक लिटरल शब्द सीखा कि व्हाट इज इंसोलेशन, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट और ये सब। तो इन सबको जब सीखना है तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर सीखेंगे